तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट के अंदर, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बच्चे बहुत ही कम समझते हैं अच्छे से, ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, इसमें से बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और गहराई वाले क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला बच्चा ही कर पाता है। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन पहली बार पढ़ोगे इसलिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे। तो हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, यानी हम लोग बेसिकली आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, ठीक है। सेल, बैटरी जो सर्किट के अंदर करंट देता है, हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे भाई सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और हम लोग डिटेल में ये नहीं बात करेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव क्यों हुआ और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव क्यों हुआ। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक टर्मिनल हो जाता है पॉजिटिव और एक टर्मिनल हो जाता है नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हैं, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी है, या फिर ये कह लो कि वहाँ पर जिसमें नेगेटिव, सॉरी गलत बोल के लगता है, जो नेगेटिव टर्मिनल है या तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, और या ऐसे कह सकते हो उस पर पॉजिटिव चार्ज की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर हम लोग, और हमारा टॉपिक होगा आज ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली क्या है ये? बेसिकली ये है स्टडी ऑफ अ सेल, स्टडी ऑफ अ बैटरी। तो हम लोग बात करेंगे ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, सेल क्या होता है? देखो, सेल एक बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक जिंक रॉड लेते हैं, एक कॉपर रॉड लेते हैं, और जिंक और कॉपर रॉड को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोएंगे तो वो एक सेल बन जाता है। तो सेल होता है इस तरीके से, कंटेनर होगा, और इस कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक और इलेक्ट्रोड डालेंगे, ठीक है। ये डाइल्यूट H2SO4 होता है, ये बहुत सिंपल वाला सेल है, बहुत आसान वाला। एक प्लेट जिंक की होती है, एक प्लेट कॉपर की होती है, और बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वही इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है वो? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसे ये वोल्टाइक सेल, एक सिंपल सा सेल, लेकिन सभी सेल इसी तरीके से बने होते हैं। जो हमारा सेल होता है, जो हमारा नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल सेल होता है, उस नॉर्मल सेल में क्या होता है? नॉर्मल सेल में बस जो हमारे मतलब घरों में जो बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी जो हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और एक इलेक्ट्रोड होता है लेड का, और एक होता है लेड ऑक्साइड का। इसका मतलब जितने भी सेल होते हैं उसमें ये तीन चीज तो होंगी ही होंगी। कौन कौन सी? दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए। और दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग मटेरियल के बने होंगे। ये पिक्चर तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए कि हमारा सेल आखिर में होता क्या है। हमारा सेल आखिर में एक दो टर्मिनल्स होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, और बीच में होगा कुछ इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अब जरूरी नहीं कि जिंक और कॉपर ही हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हो। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि एक इलेक्ट्रोड है और ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, यानी वो बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल,
और एक बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से एक टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव और एक टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव। ओके, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अब हम थोड़ी सी फिजिक्स में आ रहे हैं कि हमारे केमिकल रिएक्शंस, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन है वो क्या करेगा, यहां से या इलेक्ट्रोलाइट में से पॉजिटिव चार्ज को निकाल करके इसके ऊपर इकट्ठा करेगा, इसके ऊपर एक्यूमुलेट करेगा। ठीक है, और यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा करेगा, या ऐसे कह सकते हो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके इस पे डाल दिए, एक ही बात है, या इसका पॉजिटिव चार्ज निकाल करके इसके ऊपर डाल दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि एक टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और एक टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। समझ गए, एक टर्मिनल बन गया पॉजिटिवली चार्ज और एक टर्मिनल बन गया नेगेटिवली चार्ज। अब देखो हमारा चार्ज Q इलेक्ट्रोलाइट ने यहां से निकाल के यहां पर डाला, कुछ फोर्स लगाया। ठीक है, ये फोर्स है बैटरी का फोर्स, FB इज फोर्स ऑफ बैटरी। ठीक है, या फोर्स इन बैटरी या फोर्स इन इलेक्ट्रोलाइट, कुछ भी कह सकते हो। इस फोर्स ने इस चार्ज को यहां से निकाल करके यहां डाल दिया। समझ गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q। तो काम कितना किया, अगर दोनों प्लेट के बीच में, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है d, ठीक है, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या करने के लिए, एक प्लेट से चार्ज निकाल करके दूसरी प्लेट में डालने के लिए, वर्क डन बाय बैटरी टू रिमूव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, बैटरी का फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितनी, d, है कि नहीं, समझ गए। लेकिन ये काम करना पड़ा Q चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में डालने के लिए। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, W by Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होगा, W by Q, एंड दिस इज इक्वल टू FBD by Q। क्लियर, कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। एक प्लेट से चार्ज निकाला, दूसरी प्लेट में डाला, चार्ज को निकालने के लिए काम किसने किया, चार्ज को निकालने के लिए काम इलेक्ट्रोलाइट ने किया, या इसको कह लो बैटरी के फोर्स ने किया। ठीक है, कोई फोर्स है बैटरी के अंदर जिसने एक प्लेट से चार्ज निकाल के दूसरी प्लेट में डाला। तो काम कितना हुआ, सो काम हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज W by Q को हम यहाँ पर, वैसे तो पोटेंशियल होता है ना, वैसे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, यहाँ पर हम कहेंगे EMF और उसको लिखेंगे E से डिनोट करेंगे। EMF को हम डिनोट करेंगे E से, समझ गए, EMF को डिनोट करेंगे E से। EMF है क्या, व्हाट इज EMF, अब तुम देख रहे हो EMF क्या है, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनसाइड द बैटरी टू मेक वन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड अनदर इलेक्ट्रोड नेगेटिव। सिंपल सी बात तो यही है कि भाई हमारी जो बैटरी के अंदर एक टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव हुआ, तो इस काम को किसने किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वही होगा EMF। समझ गए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है कि नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये पुराने समय से इसको यूज करते आ रहे हैं, तो आज भी हम लोग उसको EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही कह देते हैं। क्लियर,
तो अब अगर हम सिंपल से सिंपल भाषा में कहें कि ईएमएफ क्या है, भाई दो टर्मिनल्स के बीच की, सेल के दो टर्मिनल्स के बीच की वोल्टेज को ही हमने कहा है ईएमएफ। और वो वोल्टेज आई कैसे, वो मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। एक टर्मिनल से, एक इलेक्ट्रोड से चार्ज निकाल के दूसरे पे डालने के लिए जो काम करना पड़ा, वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बैटरी का फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस डी, तो वर्क होगा FBD, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल, और यहां पर कहेंगे ईएमएफ। सो दिस इज ईएमएफ, क्लियर, ठीक है। अच्छा चलो अब हम कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं मैं तुम्हें कि ईएमएफ किस किस का कितना कितना होता है। तुम्हारा जो ड्राई सेल होता है ना, छोटा सेल जो रिमोट में होता है, तुम्हारे टॉयज वगैरह में जो होता है, घड़ियों में होता है, वॉचेस में होता है ना एक सेल, वो 1.5 वोल्ट का होता है, ठीक है। तुम्हारे मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें भी लिखा रहता है। तुम्हारे जो बड़ा इन्वर्टर घर पे रखा रहता है उसकी 12 वोल्ट है। जो बैटरी तुम्हारे कार के अंदर है उसका ईएमएफ भी 12 वोल्ट है, क्लियर। अच्छा अब हम आगे चलते हैं इससे कि अगर हम सेल को सर्किट के अंदर जोड़ दें, यानी किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो क्या क्या होगा। तो अगला टॉपिक है, अभी तुमने ईएमएफ के बारे में बताया, अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, सो इसको मिटा देता हूं मैं, सिंपल सी बात। ईएमएफ के बारे में बताया मैंने, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स नहीं होता, मैंने अभी भी कहा, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, पुराने समय से करते आ रहे हैं, इसलिए आज भी हम लोग उसको ईएमएफ ही कह देते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया काम पूरा, ईएमएफ की बात मैंने तुम्हें बताई। अब हम अपने सेल को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कुछ भी हो सकता है। तुम अपने सेल को किसी बल्ब के साथ जोड़ दिया, वो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। किसी टॉय के अंदर डाल दिया, तो टॉय के अंदर जो मोटर वगैरह है वो भी उसका रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब है कोई भी डिवाइस। तो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस को अपने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे, इस तरीके से। ये है हमारी की, ये है वोल्टेज, सॉरी सेल, जिसका ईएमएफ कितना है, जिसका ईएमएफ है E, ठीक है। थोड़ा ठीक बना लेते हैं, थोड़ा ठीक नहीं नजर आ रहा है ये, इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ओके। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इसका रेजिस्टेंस है बड़ा R, ओके। जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे, की को क्लोज करेंगे, तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, यानी चार्ज फ्लो करने शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल करके जाएगा, ठीक है। और यहां ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे। तो हम दोनों की बात नहीं करेंगे, किसी एक की बात कर लेते हैं। या तो हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेंगे, या हम नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे जब हम कहेंगे भी करंट फ्लो कर रहा है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो या तो ऐसे कह लो कि पॉजिटिव चार्ज निकल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, या फिर ऐसे कह लो नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन वही होती है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाते हैं। तो लिख लो यहां पर, डायरेक्शन ऑफ करंट is that in which positive charge moves, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो, और it is opposite to flow of electrons, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट भी कह सकते हो, ठीक है, आसान सी बात। अच्छा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेल है, जैसे स्विच ऑन करें करंट फ्लो करेगा,
जब करंट इसमें से फ्लो करेगा तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमारे करंट को, चार्ज को जाने के लिए काम करना पड़ेगा। पर यूनिट जो काम करना पड़ेगा उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, है कि नहीं? जो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा उसे कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। यानी इसके अंदर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, तो वो होगी IR। ठीक है, करंट ऐसे चल करके आया, यहां से आया, ये जो स्ट्रेट वायर बनाया ना मैंने, ये जो सीधा साधा तार बनाया है, इसका रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस ये वाला है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, फिर आया हमारा सेल। सेल इतना भोली भाली चीज नहीं है, सेल इतनी आसान सी चीज नहीं है। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, जो हमारा करंट ऐसे आया ना, अब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो बीच में से इलेक्ट्रोलाइट में से होकर के जाएगा। आसान सी बात, जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर होता ही क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में से करंट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट, कमाल की बात यह है कि जो सेल करंट देता है उसका खुद भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। यानी कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मैं ऐसे कह सकता हूं कि कुछ रेजिस्टेंस है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, समझ गए बात? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि सेल, हो सकता है सेल पुराना होने के बाद उसके इलेक्ट्रोलाइट वीक पड़ जाएं, हो सकता है उसके इलेक्ट्रोड्स जो है घिस जाएं, एरिया कम हो जाए। तो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस हो, किसकी वजह से? हमारा जो करंट है वो इलेक्ट्रोलाइट में से जाएगा, इलेक्ट्रोड में से जाएगा, इलेक्ट्रोड पुराने हो जाएंगे तो घिस जाएंगे, उनका एरिया कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट भी फीका पड़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमारे सेल के अंदर भी होता है। तो जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस होता है ना, उसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस को दोनों टर्मिनल्स, होता तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में है, लेकिन इस तरीके से नहीं बनाते हम, इस तरीके से नहीं बनाते हम, उसको इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बुक्स के अंदर थोड़ा सा बाहर बनाते हैं, सेल के ऊपर बना लेंगे या फिर सेल के थोड़ा सा नीचे बना लेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर? तो सेल के ऊपर बना लेंगे या फिर सेल के हम लोग नीचे बना लेंगे, और उसको कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो, हमारा जो करंट जाएगा वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर से भी जाएगा। मान लो वो है R, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज ड्रॉप होगी, होगी कि नहीं होगी? तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, कितनी जाएगी? I इंटू स्मॉल r। हमारे सेल का EMF है E, तो इस EMF की वजह से, इस सेल की EMF की वजह से क्या क्या होगा? अब देखो, इस सेल की EMF की वजह से, एक मिनट, इस सेल की EMF की वजह से इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुई और इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,